नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों ट्रिक्स टू रिमेंबर द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि दोस्तों जो हमारे संविधान में आर्टिकल्स दे रखे हैं, अनुच्छेद दे रखे हैं, उसको याद करने की आज हम ट्रिक सीखेंगे। एंड दोस्तों बहुत ही आसानी से आपको ट्रिक समझ आ जाएंगी। आप क्लास को आराम से बैठ के दोस्तों एंजॉय करिए। एंड दोस्तों कुछ ट्रिक्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं अपनी शॉर्ट वीडियोस में, बट मैं एक बार दोबारा से उसको यहां पे डिस्कस कर लूंगा ताकि सारी की सारी हमारी जो ट्रिक्स की वीडियो हैं एक साथ हो सके। एंड दोस्तों आज हम लगभग 60 to 70 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। मतलब अब आपको 60 से 70 आर्टिकल आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों अगर हम अपने यूनियन के आर्टिकल में, यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो यूनियन से रिलेटेड आर्टिकल है उसमें 89 अगर हम ऐड कर दें, मैंने बोर्ड पे दोस्तों लिख रखा है 89 अगर हम ऐड कर देंगे तो वो स्टेट का आर्टिकल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने दोस्तों इतने सारे एग्जांपल्स बोर्ड पे लिख रखे हैं, चलिए डिस्कस करते हैं एक-एक करके। दोस्तों यूनियन का एक आर्टिकल है आर्टिकल 72। इसमें क्या है, प्रेसिडेंट साहब से रिलेटेड, मतलब प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर, हमारे जो राष्ट्रपति साहब है उनकी पार्डनिंग पावर का मतलब दोस्तों जो मर्सी पिटीशन होती है, जो दया याचिका क्रिमिनल लोग फाइल करते हैं, अंडर आर्टिकल 72 होता है दोस्तों। देन दोस्तों 72 में 89 ऐड कर दीजिए, वो बन जाता है 161 क्या है दोस्तों, अब ये स्टेट से रिलेटेड हो गया, दैट इज पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर साहब। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों 74, आर्टिकल 74, ये कहता है देयर शैल बी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एन एडवाइस। मतलब दोस्तों आर्टिकल 74 कहता है कि हमारे देश में यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं केंद्र में हमारा एक मंत्रिमंडल होता है। एंड दोस्तों 74 में 89 ऐड कर देंगे तो ये 163 बन जाता है। अब 163 क्या कहता है दोस्तों, 163 स्टेट से रिलेटेड हो जाता है। कैसे हो जाता है, आर्टिकल 163 कहता है दैट देयर शैल बी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो दोस्तों ये था दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल है दोस्तों दैट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, आर्टिकल 75 में ये बात लिखी है दोस्तों। अब इसमें 89 ऐड कर देंगे तो बन जाता है 164। अब 164 क्या कहता है दोस्तों, दैट यूनियन और नॉट यूनियन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो वहां की विधानसभा होती है। अब दोस्तों अगला एग्जांपल क्या है, आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 है दैट अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश में आपने सुना होगा दोस्तों अटॉर्नी जनरल होते हैं, उनको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति साहब। ये यूनियन लेवल पे है। अब इसमें 89 ऐड कर देंगे तो स्टेट लेवल का आर्टिकल बन जाता है। आर्टिकल 165, इसमें लिखा है एडवोकेट जनरल अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। अब दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 क्या कहता है, प्रेसिडेंट इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड अदर टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसी में दोस्तों आप ऐड कर देंगे अब 89 तो बन जाता है 168। एंड 168 क्या कहता है कि जो स्टेट का लेजिस्लेचर होता है उसमें क्या है, गवर्नर साहब भी पार्ट होते हैं एंड वहां की जो विधानसभा होती है, एंड किसी स्टेट में दोस्तों विधान परिषद भी होती है, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो दोस्तों इसमें क्या हो गया 168 में, गवर्नर इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है आर्टिकल 102। इसमें क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी यूनियन के लेवल पे। एड 89, 191 क्या कहता है दोस्तों, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है 105। 105 में दोस्तों क्या है, प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, हमारे जो सांसद होते हैं, उनको क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो 105 में है। इसमें अब दोस्तों 89 ऐड कर दीजिए। 194 में क्या लिखा है, प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब दोस्तों आर्टिकल 110, आर्टिकल 110, इसमें क्या है दोस्तों, मनी बिल ऑफ यूनियन एंड एड 89 मनी बिल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है आर्टिकल 111, दैट इज आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 क्या है दोस्तों, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट साहब,
इसमें दोस्तों आप क्या कर दीजिए 89 ऐड कर दीजिए, बन गया आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 क्या कहता है, वीटो पावर ऑफ गवर्नर साहब। अब दोस्तों ये थे जो मैंने आपको सामने से बता दिए। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है दोस्तों, मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं, आप इनको गूगल करना कि इसमें क्या क्या लिखा है। ये भी दोस्तों इसी से रिलेटेड है, ऐड 89, आप इसमें 89 ऐड कर दीजिए, ये स्टेट के आर्टिकल बन जाएंगे। मैंने यहाँ पे दोस्तों यूनियन लिखे हैं 77, 78, 85, 86, 88 एंड 100, इसमें आप 89 ऐड कर देंगे तो ये स्टेट का आर्टिकल बन जाएगा। ये थी दोस्तों हमारी पहली ट्रिक, दैट इज ऐड 89। अब दोस्तों दूसरी ट्रिक है, अभी तक हमने कहां तक कर लिया दोस्तों, आर्टिकल 111 तक। अब इसके बाद आर्टिकल 112 से लेकर 124 तक की ट्रिक है दोस्तों। वो ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, कि अगर हम 112 से लेकर 124 के आर्टिकल में, मतलब ये जो पूरी सीरीज में बता रहा हूं, इसमें अगर हम 90 ऐड कर देंगे, अभी तक हम क्या ऐड कर रहे थे दोस्तों 89, अब अगर हम 90 ऐड कर देंगे तो वो स्टेट के लेवल का बन जाता है। आप याद रखना दोस्तों 112 से पहले हमें 89 ऐड करना है, एंड 112 जैसे ही स्टार्ट होता है 112 से लेके 124 तक हमें 90 ऐड करना है। अब इसका एग्जांपल देखिए दोस्तों, मैंने बोर्ड पे एग्जांपल्स लिख रखे हैं एंड दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे। इस बोर्ड को मैं रफ कर दूंगा तो आप टेंशन मत लेना, हम काफी सारी ट्रिक्स को आज डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों अगला है हमारा 112 से लेके 124 तक, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों 112 है हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने दोस्तों इसमें से कीवर्ड्स लिखे हैं, पूरा आर्टिकल नहीं लिखा है, ये बस आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि जैसे ही हम 90 ऐड करेंगे वो स्टेट का आर्टिकल बन जाता है। तो दोस्तों बस ये कीवर्ड लिख रखे हैं, बाकी अगर आपको पूरा आर्टिकल देखना हो तो आप गूगल पे देख सकते हैं। पूरा आर्टिकल दोस्तों वैसे आपको याद करने की जरूरत है नहीं। तो दोस्तों आर्टिकल 112 जो है ये क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट का। इसमें अगर हम 90 ऐड कर देंगे, यानी 112 में 90 ऐड कर देंगे तो ये बन जाता है आर्टिकल 202। ये है दोस्तों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट लेवल का। समझ गए दोस्तों आप, दैट 112 में 90 ऐड कर दीजिए, बन जाता है 202। 112 है यूनियन का एंड 202 है हमारा स्टेट का। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल है 113। 113 दोस्तों क्या है, प्रोसीजर है पार्लियामेंट के अंदर। प्रोसीजर क्या एस्टिमेट से रिलेटेड क्या प्रोसीजर है दोस्तों, वो 113 में है। 113 में 90 ऐड कर दीजिए दोस्तों, ये बन जाता है 203। अब 203 क्या है दोस्तों, दैट क्या प्रोसीजर होना चाहिए एस्टिमेट से रिलेटेड स्टेट की विधानसभा में, स्टेट के लेजिस्लेचर में। यानी कि दोस्तों 113 भी आपको समझ आ गया। अब 114 दोस्तों क्या है, दैट इज आर्टिकल 114। ये दोस्तों एप्रोप्रिएशन बिल है। आपको पता है जब हमारे देश में बजट पास होता है तो ये बिल भी पास होता है, उस टाइम पे यही बिल पास होता है दोस्तों। तो ये है 114 यानी 114 में दोस्तों यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड हमारा एप्रोप्रिएशन बिल है, यूनियन के लेवल पे। 114 में आप 90 ऐड कर दीजिए, ये बन जाता है 204। 204 क्या है दोस्तों, स्टेट का एनुअल नॉट एनुअल, दैट एप्रोप्रिएशन बिल स्टेट के लेवल का। देन दोस्तों 115 में क्या है, सप्लीमेंट्री ग्रांट। आपने सुना होगा कि बजट पास होने के बाद भी अगर कभी पैसे कम पड़ जाते हैं तो कुछ एक्सेस ग्रांट होते हैं, कुछ सप्लीमेंट्री ग्रांट होते हैं जो हम बाद में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वो है यूनियन के लिए 115 में, एंड इसी में हम 90 ऐड कर देंगे तो ये हो जाता है 205। एंड 205 क्या है दोस्तों, सप्लीमेंट्री ग्रांट है किसका, स्टेट गवर्नमेंट का। अब दोस्तों आर्टिकल 116 दैट इज 116, इसमें क्या है, वोट ऑन अकाउंट। ये दोस्तों आप इसमें वापस से आप 90 ऐड कर दीजिए, ये बन जाता है 206। ये है वोट ऑन अकाउंट फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। अब दोस्तों आर्टिकल 117 ये है फाइनेंशियल बिल्स। दोस्तों ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा, बार बार ये एग्जाम्स में आता रहता है। ये फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड है दोस्तों, एंड ये है यूनियन लेवल का 117। इसमें आप 90 ऐड कर देंगे तो 207 किसका है दोस्तों, स्टेट का फाइनेंशियल बिल। अब आर्टिकल 118 दैट इज 118, ये है दोस्तों रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के क्या रूल्स ऑफ प्रोसीजर है सारा इसमें लिखा है। इसी में दोस्तों 90 ऐड कर दीजिए 118 में तो बन जाता है 208, यानी कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन स्टेट विधानसभा, स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वहां का। अब दोस्तों आर्टिकल 119 क्या है दोस्तों, रेगुलेशन किससे रिलेटेड, फाइनेंशियल बिजनेस से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन है यूनियन के लेवल का, मतलब जो पार्लियामेंट के अंदर है रेगुलेशन, वो है 119 में। इसमें अगर हम 90 ऐड कर देंगे तो ये हो जाता है
209 में क्या है दोस्तों, रेगुलेशन है फाइनेंशियल बिजनेस से रिलेटेड, किसमें, स्टेट की विधानसभा में। अब दोस्तों आर्टिकल 120 दोस्तों क्या है, दैट पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, ये किसमें दिया है 120 में, इसी में 90 ऐड कर दीजिए तो बन जाता है 210 मतलब 210 में दोस्तों क्या है कि कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है स्टेट की विधानसभा में, स्टेट के लेजिस्लेचर में। अब दोस्तों आर्टिकल 121 क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन। कैसी डिस्कशन दोस्तों, कि पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजिस को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये है 121 में पार्लियामेंट के लिए। एंड सेम चीज दोस्तों क्या है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजिस दोनों को दोस्तों क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अब दोस्तों क्या है, सेम चीज किसमें है कि स्टेट ऐड आप 90 ऐड कर दीजिए, यही सेम रेस्ट्रिक्शन फिर वहां पर भी है स्टेट की विधानसभा में कि वो लोग भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जज को। अब दोस्तों नेक्स्ट है आर्टिकल 122 क्या है दोस्तों, कि कोर्ट्स भी कुछ मतलब कोर्ट्स भी आप जबरदस्ती ऐसे बीच में नहीं आएगा, जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं कोर्ट्स उसमें ज्यादातर नहीं बोलता, मतलब बीच में नहीं बोलता, क्योंकि लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी बिल्कुल अलग पार्ट है दोस्तों, दोनों अपना अपना काम करते रहते हैं। तो 122 क्या है दोस्तों, कि कोर्ट्स बीच में नहीं बोलता पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में। ऐसे ही दोस्तों 90 ऐड कर दीजिए, कोर्ट्स क्या नहीं बोलेगा, स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में भी नहीं बोलेगा फिर। एंड दोस्तों नेक्स्ट है आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 124। आर्टिकल 123 क्या है दोस्तों, आर्टिकल 123 है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट साहब। आपको पता है कि राष्ट्रपति साहब अध्यादेश जारी कर सकते हैं, उनके पास पावर है 123 के अंदर। ऑर्डिनेंस को शायद से अध्यादेश ही बोलते हैं दोस्तों, अगर मैं गलत हूं तो माफ करना। बाकी ऑर्डिनेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये किसमें है दोस्तों, 123 में। एंड दोस्तों 213 मतलब 90 ऐड कर दो आप अगर 213 में, तो क्या हो जाएगा, स्टेट का मतलब जो गवर्नर साहब के पास वो पावर है, ऑर्डिनेंस पावर है, वो 213 में हो गया। देन दोस्तों 124 आर्टिकल, अभी मैंने जो आपको सीरीज बताई थी 112 से लेके 124, तो हम लास्ट फ्लिप पे पहुंच गए हैं। 124 क्या है दोस्तों, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में होना चाहिए, ये चीज है। अब दोस्तों इसी में 90 ऐड कर दीजिए तो बन जाता है 214 क्या कहता है कि हर स्टेट में एक मतलब एक तरह से स्टेट के लिए जो हाई कोर्ट होना चाहिए उससे रिलेटेड बात लिखी है। तो दोस्तों अभी तक हमने 2 ट्रिक कर ली। पहला है कि 111 से पहले अगर आप 89 ऐड कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल्स बोर्ड पे लिखे हैं दोस्तों, तो क्या हो जाता है, यूनियन से स्टेट। 112 से लेके 124 तक की जो सीरीज है उसमें अगर आप सिर्फ 90 ऐड कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है स्टेट के आर्टिकल में। अब दोस्तों हम बाकी ट्रिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, हमारी कौन कौन सी ट्रिक्स बची हैं। अब दोस्तों चलिए एक काम करते हैं, पहले मैं आपको ऑर्डिनेंस पावर ही दोबारा से समझा देता हूं। इसमें दोस्तों एक दूसरी ट्रिक भी है। अभी मैंने आपको आर्टिकल 123 बताया, 123 को दोस्तों याद करने की एक दूसरी ट्रिक भी है। वो ट्रिक क्या है अभी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अभी मैंने बताया आर्टिकल 123 जो है वो ऑर्डिनेंस पावर है प्रेसिडेंट साहब की। आर्टिकल 123 ये मैंने अभी आपको बताया दोस्तों। ऑर्डिनेंस की स्पेलिंग भी मैं इधर लिख देता हूं, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब दोस्तों जो आर्टिकल 123 है अब इसको याद कैसे करें कि ऑर्डिनेंस पावर राष्ट्रपति साहब का है। आपको पता है कि राष्ट्रपति साहब हमारे क्या हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं। राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है दोस्तों, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ऑर्डिनेंस पावर आप सिंपल तरीके से बिल्कुल याद रख सकते हैं कि ये सीक्वेंस में लिखा है 1 2 3। अब आपको याद भी रखना है कि सीक्वेंस कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं ये 1 से स्टार्ट है, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो क्या है, फर्स्ट सिटीजन है हमारे देश के, यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। तो 1 से स्टार्ट हुआ, साथ में 2 3 और लगा दीजिए, तो ये बन गया ऑर्डिनेंस पावर 1 2 3। एंड दोस्तों ये था इनका। अब अगर गवर्नर साहब का भी याद करना है तो आप कैसे याद करें, उनका तो अलग है दोस्तों, उनका है 213। अब दोस्तों उनका कैसे याद रखें, तो उनके लिए भी बहुत आसान ट्रिक है। अभी मैंने बताया कि हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं वो क्या है, फर्स्ट सिटीजन। अब दोस्तों आपको पता है कि सबसे अगर हम कंपेयर करें राष्ट्रपति साहब एंड गवर्नर साहब को, तो नंबर 1 पे हमारे प्रेसिडेंट साहब रहते हैं, नंबर 2 पे गवर्नर साहब रहते हैं। तो दोस्तों इसमें भी वही करिए, आप क्या करिए कि सीक्वेंस ही रहने दीजिए। जैसे 1 2 3 लिखा है, इसको 1 2 3 रहने दीजिए, बट यहाँ पर क्या है, गवर्नर साहब की बात है, तो क्या करना है आपको, 2 को उठा के पहले कर देना है, 2 पहले ले आइए और सीक्वेंस ऐसी रहने दीजिए, दैट इज 2 1 3। मतलब
आपने क्या किया इसमें, या तो दोस्तों आप ऐसे याद रखिए या ऐसे याद रखिए कि 1 को उठा के बीच में डाल दिया। आपने 123 लिखा, अब इसमें 1 को उठा के बीच में डाल दिया, तो ये हो गया गवर्नर साहब का। अब दोस्तों एक और आर्टिकल है, वो ऑर्डिनेंस नहीं है, बट अगर आपको याद रखना हो इसी सीक्वेंस में, जैसे 123, 213, अब एक आर्टिकल है दोस्तों 312, ये है ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड। इसमें क्या किया आपने, वापस से सीक्वेंस बदल दिया। इस पहले क्या किया था, 2 को पहले लाए थे, इस बार आपने 3 को इधर शिफ्ट कर दिया, दैट इज 312। तो ये सीक्वेंस है दोस्तों, इसमें आपको 3 आर्टिकल याद हो गए, 123, 213 एंड 312। बाकी दोनों तो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है दोस्तों, एंड 312 याद रखना ये ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड है। अब दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है वो क्या है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट ट्रिक दोस्तों हम याद करेंगे इमरजेंसी के आर्टिकल्स को। आपको अगर एक आर्टिकल याद है ना, दैट इज 352। दोस्तों आपको पता है हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 352। अगर दोस्तों आपको ये आर्टिकल याद है ना, तो आपको बाकी दोनों इमरजेंसी भी मतलब आसानी से याद हो जाएंगी। दैट इज प्रेसिडेंट रूल, जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, एंड तीसरा क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। बस दोस्तों आपका काम क्या है, इसमें +4 कर दीजिए, +4 करेंगे तो हो जाएगा 356, एंड वापस से +4 कर दीजिए दोस्तों, तो बन जाता है 360। तो दोस्तों पहला है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है दोस्तों प्रेसिडेंट साहब से रिलेटेड, ये जो 356 +4 करने के बाद आया प्रेसिडेंट रूल हो गया दोस्तों, एंड तीसरा है दोस्तों हमारा फाइनेंशियल वाला। तो आपने दोस्तों देखा कि ये ट्रिक हमने सीख ली कि +4 अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल का याद रहेगा हमेशा। तो मैं इसमें हाईलाइट भी कर देता हूं दोस्तों, दैट 352, 356 एंड 360 हमने बस क्या किया है, +4 ऐड किया है हर जगह। तो +4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इमरजेंसी का आर्टिकल हो जाएगा दोस्तों। एंड दोस्तों एक ट्रिक और है, जैसे मतलब प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है वो। जैसे आपको पता है प्रेसिडेंट रूल कैसे लगाया जाता है हमारे देश में, 356 के तहत। 356 के तहत दोस्तों हमारे देश में प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं। बट इसके अलावा एक आर्टिकल और है जिसके आधार पे हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, वो है दोस्तों आर्टिकल 365। 365 में क्या है, इसमें लिखा है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है यूनियन गवर्नमेंट की बात नहीं सुनती, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को फॉलो नहीं करती, तो भी ऐसी सिचुएशन मतलब मान सकते हैं हम कि राष्ट्रपति शासन लगा सके। तो दोस्तों ये आर्टिकल कैसे याद रखेंगे आप, कि जो 356 आपको याद है, इसमें आप इसको चेंज कर दीजिए, 6 को इधर कर दीजिए, 5 को इधर कर दीजिए, तो आपको प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड ये दोनों चीजें याद हो गई एक तरह से। अब दोस्तों नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, ये भी बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, आर्टिकल 3 दोस्तों। आर्टिकल 3 आपको पता है कि हमारे देश में कोई नया स्टेट बना सकते हैं या किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, यूनियन की जो पार्लियामेंट के पास पावर होती है दोस्तों, गवर्नमेंट शब्द नहीं सही है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो कोई भी नया स्टेट बना सकते हैं, नया स्टेट पूरा मतलब या किसी स्टेट को मर्ज कर सकते हैं, बाउंड्री उनकी जो होती है छोटी बड़ी कर सकते हैं, एरिया को छोटा बड़ा कर सकते हैं, पार्लियामेंट के पास पावर होती है। अब दोस्तों इसको याद कैसे करें कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर होती है अंडर आर्टिकल, इसकी दोस्तों एक निमोनिक बना रखी है, दैट इज फिदा। मैं यहां पे लिख देता हूं फिदा, FIDAA। ये इस आर्टिकल 3 को याद रखने का दोस्तों निमोनिक है। आप इसके जरिए आर्टिकल 3 को याद रख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है दोस्तों, दैट आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो नए स्टेट को बना सकें, दैट इज फॉर्म द न्यू स्टेट। पहले F से दोस्तों क्या है, फॉर्म द न्यू स्टेट्स, फॉर्म न्यू स्टेट्स। अगला क्या है दोस्तों, I से मतलब क्या है, इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट। मतलब कोई स्टेट अगर पहले से है उसका एरिया को बढ़ाना चाहते हैं तो भी पार्लियामेंट बढ़ा सकती है दोस्तों। अगला क्या है, डी से क्या है दोस्तों, डिक्रीज द एरिया ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। मतलब किसी स्टेट का अगर उनको डिक्रीज करना है एरिया तो भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला क्या है, ए, दैट इज ऑल्टर भी कर सकते हैं उनकी बाउंड्री को दोस्तों, कि स्टेट का एरिया वही रखेंगे बस बाउंड्री में थोड़ी सी छेड़खानी कर देंगे।
ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट। अगला क्या है दोस्तों, ऑल्टर द नेम, यानी कि अगर किसी स्टेट का नाम बदलना है तो भी दोस्तों कर सकते हैं। तो आप दोस्तों इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, ये बहुत ही आसान ट्रिक है। आर्टिकल 3 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में ये चलता रहता है। अभी जम्मू एंड कश्मीर को भी स्टेट से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया, फिर तेलंगाना को किया था 2014 में शायद। तो दोस्तों ये सब चलता रहता है, तो आपको पता है ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 3 को कैसे याद रखना है, इसका निमोनिक है फिदा, FIDAA, that is form the new states, increase the area of state, decrease the area of state, alter the boundary of state and alter the name of state। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आर्टिकल 3 भी समझ आ गया होगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अगला। अब दोस्तों 3 आर्टिकल और हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज आर्टिकल 52, आर्टिकल 63 एंड आर्टिकल 74। इसको दोस्तों कैसे याद रखें, अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 52, 63 एंड 74। सबसे पहले तो दोस्तों इन आर्टिकल्स में है क्या, अगर हम बात करें अपने भारत देश की तो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट क्या है, तो दोस्तों 3 पद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, दैट इज राष्ट्रपति साहब, हमारे देश के जो राष्ट्रपति साहब हैं मतलब प्रेसिडेंट साहब, सेकंड है वाइस प्रेसिडेंट साहब, उपराष्ट्रपति साहब, एंड तीसरा कौन है दोस्तों, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, मतलब एक तरह से जो हमारा मंत्रिमंडल होता है। तो इन तीनों आर्टिकल में दोस्तों यही चीज लिखी है। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होने चाहिए। आर्टिकल 63 कहता है देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होने चाहिए। आर्टिकल 74 दोस्तों क्या कहता है, दैट देयर शैल बी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एन एडवाइस। अब दोस्तों इसको याद कैसे करें, 52 भी इंपॉर्टेंट है, 63 भी है, 74 भी। तो इसको दोस्तों याद करने की आप ट्रिक देखिए, 2 ट्रिक मैं बताऊंगा इसको याद करने की, बहुत ही आसान है। आप सीक्वेंस में लिख लीजिए 5, 6 एंड 7 एंड 2, 3 एंड 4, सिंपल 5, 6, 7, 2, 3, 4, ये बन गया आर्टिकल 52, 63 एंड 74। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। एंड अब मैं इसकी एक दूसरी ट्रिक बता देता हूं कि अगर आपको 52 पता है दोस्तों तो क्या करना है, इसमें 11 ऐड कर देना है, दैट इज 11 ऐड कर देंगे, 52 में 11 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 63 में वापस से 11 ऐड कर दीजिए दोस्तों तो बन जाता है 74। तो दोस्तों 2 ट्रिक हैं इसको याद करने की, पहला है कि सीक्वेंस में ही लिख लो आप 5, 6 एंड 7, फिर 2, 3 एंड 4, ये बन गए 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एंड दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लगभग हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। अब दोस्तों हमारा बचा क्या है, हमारा नेक्स्ट एक ही चीज बचा है, उसकी दोस्तों एज सच कोई ट्रिक नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, बट उसका एक स्टोरी मैंने बना रखी है कि अगर आप भी वो स्टोरी मतलब समझ लें तो आपको भी वो आर्टिकल याद हो जाएगा। आर्टिकल 19 दोस्तों हमारा जो है, आर्टिकल 19 आपने सुना होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारा फंडामेंटल राइट। अब इस आर्टिकल में दोस्तों क्या चीजें हैं, पहला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 6 लगभग हमें दोस्तों इसमें 6 राइट्स मिल रखे हैं अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगला है दोस्तों इसमें है फ्रीडम ऑफ मतलब एक तरह फ्रीडम टू असेंबल, यानी कि आप अपनी सभा बना के कहीं पे बैठ सकते हैं। तीसरा है एसोसिएशन, इसकी दोस्तों मैं आपको अभी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बस ये आप लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ही समझने में आसानी हो। एंड अगला है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, नेक्स्ट है रेजिडेंस, एंड लास्ट है ऑक्यूपेशन, यानी कि प्रोफेशन आप कोई भी चुन सकते हैं। ये सारे के सारे दोस्तों आपके फ्रीडम है, मतलब ये सारे आपके मौलिक अधिकार हैं अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में ये सारी चीजें दे रखी हैं। अब दोस्तों आर्टिकल 19 को ना मैंने रिलेट कर दिया एक व्यक्ति से, वो है हमारे देश, मतलब हमारे देश के नहीं सॉरी हमारे जो जहाँ मैं रहता हूँ अभी दिल्ली में मैं दोस्तों रहता हूँ, एंड दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं यानी केजरीवाल साहब से मैंने आर्टिकल 19 को दोस्तों रिलेट कर दिया। एंड अगर मैंने इस आर्टिकल को इनसे रिलेट कर दिया तो मेरे को ये सारे पॉइंट्स आसानी से याद हो गए। अब मैंने कैसे रिलेट किया दोस्तों, अब आप भी देख लीजिए। इन सब चीज़ों का दोस्तों केजरीवाल साहब ने बहुत ही अच्छे से उपयोग किया है। अब कैसे किया है, आप लोग उनकी स्पीच सुनते ही रहते हैं दिन भर, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दोस्तों वो अपनी आपको पता है काफ़ी इस्तेमाल करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ आपको पता है न्यूज़ में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रहती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच उन्होंने इस्तेमाल कर लिया।
अब दोस्तों जब केजरीवाल साहब स्टार्टिंग में अपना काम स्टार्ट करने वाले थे, उससे पहले वो असेंबल हुए रामलीला मैदान और जंतर मंतर पे दोस्तों वो धरना देके बैठे रहते थे। यानी कि असेंबल क्या होता है दोस्तों, एक सभा एक तरह से बन जाती है, या धरना कह लें आप। एक जब ग्रुप में एक साथ लोग सारे बैठते हैं तो उसे असेंबल कहते हैं। तो ये दोस्तों अपनी पूरी की पूरी टीम लेके कहाँ बैठते थे, जंतर मंतर में आपने देखा है, रामलीला मैदान में देखा है। यानी कि सेकंड राइट भी इन्होंने अपना यूज कर लिया, दैट इज असेंबल। अब तीसरा है दोस्तों, जब एक बार इन्होंने धरना वरना दे दिया, असेंबल भी हो गए, तीसरे का मतलब होता है एसोसिएशन, मतलब आप अपना एक ग्रुप बना लो। तो दोस्तों इन्होंने अपना एक ग्रुप भी बना लिया, दैट इज आम आदमी पार्टी। एसोसिएशन में दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं, तो इन्होंने अपने ग्रुप बना लिए, दैट इज आम आदमी पार्टी। अब दोस्तों फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी इन्होंने किया कि पूरे भारत में एक तरह से घूम लिए। अगर आपको ऐसे भी याद नहीं आ रहा तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो केजरीवाल साहब हैं पहले क्या थे, वो IITN है दोस्तों, एक IITN, यानी कि दोस्तों उन्होंने IIT कर रखी है, IIT खड़गपुर से शायद, मतलब कहीं से भी की हो बट मेरे को खड़गपुर याद रहा है। वैसे IIT कर रखी है, आप ये याद रखिए कि IIT कर रखी है। दूसरी चीज़ दोस्तों वो IRS हैं, IRS थे मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस, यानी कि दोस्तों ये UPSC क्रैक किया था केजरीवाल साहब ने। तीसरा दोस्तों फिर वो चीफ मिनिस्टर बन गए। यानी कि आप देख रहे हैं मूवमेंट ही चल रहा है उनका कि इंजीनियर बने, इंजीनियर से घूम के आए, IRS पे इनकम टैक्स में गए, वहाँ से घूम के हमारे मुख्यमंत्री बने। दोस्तों ये बहुत ही विद्वान आप इनको कह सकते हैं एक तरह से। अगर नॉलेज की बात करें तो इन पे नॉलेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है। ये IITN है, आपको पता है IIT क्रैक करने में कितना दिमाग लगाया जाता है। दूसरा दोस्तों UPSC क्रैक किया इन्होंने, ये दोनों वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स हैं हमारे भारत के। तो अब दोस्तों इनका क्या हुआ, मूवमेंट भी हो गया। तीसरा क्या है, इन्होंने रेजिडेंस, कि जब इन्होंने देख लिया कि अब आम आदमी पार्टी भी बन गई, घूम फिर के आ गए हर जगह से, तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली में अपना घर चुन लिया। अब दोस्तों ऑक्यूपेशन तो आपको इनका पता ही है कि चीफ मिनिस्टर हैं ये हमारे देश के। की सारी मतलब एक तरह से मैंने स्टोरी बनाई है दोस्तों, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बट शायद आपको ये स्टोरी काम आ जाए। मेरे को दोस्तों पर्सनली ये स्टोरी याद है, इसलिए मेरे को मतलब पर्सनली मैंने स्टोरी याद कर रखी है, तो मेरे को ये आसानी से आर्टिकल याद है। मैं कभी आर्टिकल 19 की ये 6 राइट्स को नहीं भूलता। एंड दोस्तों बस इतनी ही ट्रिक्स थी हमारी आर्टिकल से रिलेटेड। अब मैं आपको कुछ अलग सी ट्रिक्स बताता हूं जो आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है, बट आपको मदद करेंगी कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी चीजों को याद करने में। वो क्या है दोस्तों, अब दोस्तों दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 44th यानी कि 42वां एंड 44वां संशोधन जो हमारे देश में किया गया। ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। इन दोनों अमेंडमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी चेंजेस किए एंड दोस्तों इसीलिए इनके ऊपर हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड दोस्तों एक क्वेश्चन तो ये भी आता है कि कौन से ईयर में ये हुए थे। तो दोस्तों पहला हुआ था 1976 में एंड दूसरा हुआ था 1978 में। अब दोस्तों बच्चे इसमें हो जाते हैं कंफ्यूज। मान लीजिए एग्जाम में पूछा है खाली 40 सेकंड का एंड 40 सेकंड का पूछ के दोस्तों उन्होंने मतलब ऑप्शन दे दिए 1976, 78, 1977, 1975 ये दोस्तों उन्होंने दे दिए। तो बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों ही पॉपुलर हैं, तो उनको ये दोनों डेट्स याद रहती हैं। अब उन्होंने मान लीजिए 42 पूछ लिया तो बच्चे करके आ जाते हैं 78, तो एक तरह से इनको कंफ्यूजन रहती है। तो दोस्तों आपको अब ये कंफ्यूजन कभी नहीं होगी क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में जिंदगी भर के लिए बैठ जाएगा कि 42nd कौन से ईयर में हुआ है एंड 44th कौन से ईयर में हुआ है। अब दोस्तों आप देखिए 42nd है पहला, दूसरा है 44th। अब इसमें है 1976 एंड 1978 ये दोस्तों ईयर है। अब इसको याद कैसे करना है दोस्तों कि आप कभी भूलें ही ना कि कौन सा 76 में हुआ है एंड कौन सा उसमें हुआ है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, 42 को याद करने के लिए कि 4 + 2 आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों 6, 4 + 4 इनको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों 8। यानी कि अब आपको दोस्तों याद रहेगा कि जो 44th है वो 1978 का है, जो 42nd है वो 1976 का है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये ट्रिक भी अच्छे से समझ आ गई होगी।